आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉ। नेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटीज की और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। और ये जो नेशनल लॉ है, हम 3 तरीके के नेशनल लॉज के बारे में बात कर देंगे, पीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इन तीनों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटीज की और उनकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है पूरा नाम है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। आपको सन पता होना चाहिए इसका कि किस सन में आया, पूरा नाम क्या है और इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन नंबर से ये पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये पीडब्ल्यूडी एक्ट कहाँ पर फॉलो अप नहीं था, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी पूरी ऑल इंडिया में इसे जो है अप्लाई किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है अपने रूल और रेगुलेशन अब तक चलते थे, तो इस वजह से वहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्ट आता था तो वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो अब चेंज है सिचुएशन, लेकिन ये उससे पहले की बात है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इंक्लूड थी? सबसे पहले है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 डिसेबिलिटीज जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर थी। मैं थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। उसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज हैं, इसलिए रिप्लेस कर दिया, इसलिए मेरे मुंह से थी निकला है। अदरवाइज आप कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। यहाँ से हम पीडब्ल्यूडी एक्ट की डेफिनेशंस जो है शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के अंदर जो है 3 कंडीशंस दे रखी हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक पर्सन एक में भी सफर करता है तो उसे ब्लाइंडनेस कैटेगरी में रखा जाएगा। सबसे पहला जो है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, साइट का पूरी तरीके से ना होना। उसके बाद सेकंड कंडीशन है अगर विजुअल इक्विटी 6/60 और 20/200 सेलेंट टूल के अकॉर्डिंग लेंस के साथ भी अगर कोई पर्सन नहीं देख पा रहा है तो उसे ब्लाइंडनेस में रखा जाएगा। और ये सेलेनियम जो टूल है, आप आई चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं लेंस के साथ, एक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। जो वो बोर्ड है वो सेलेनियम टूल है। और 6/60 का मतलब है जो पर्सन 60 मीटर से देख पा रहा है एक नॉर्मल पर्सन, तो एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है, पर्सन है, ब्लाइंडनेस जो होगा वो 6 पर मीटर पे भी वो नहीं देख पा रहा है। उसी को ही फीट में कन्वर्ट भी कर रखा है। 200 फीट से जो है जो पर्सन देख पा रहा है तो ब्लाइंडनेस जो पर्सन है वो 20 फीट से भी नहीं देख पाएगा, या ये कह सकते हैं 20 फीट से देख सकता है। तो ऐसे पर्सन अगर लेंस लगाकर भी उनका यही कैटेगरी रहती है 6/60 और 20/200 फीट, तो वो ब्लाइंडनेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट जो आता है एंगल की बात आती है। हमारा जो एंगल होता है देखने का 360 एंगल होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन 20 डिग्री या उससे भी बेकार अगर उसका एंगल होता है तो वो ब्लाइंडनेस के अंदर रखा जाएगा। तो इसमें जो है आपका मेन ये रेंज पूछी जा सकती है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कितनी रेंज थी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर किस तरीके की रेंज है, या कितने उसकी एंगल जो है जो देखा जा सकता है उसे ब्लाइंडनेस के अंदर रखा जा सकता है। कौन से एंगल को ब्लाइंडनेस के अंदर रखा जाता है, तो ये आपको जो है कॉमनली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है पर्सन विद लो विजन। ब्लाइंडनेस का मतलब है पूरी तरीके से नहीं देख पाना, या जो कंडीशंस है। अब पर्सन विद लो विजन क्या है? पर्सन विद लो विजन ऐसे पर्सन है जिनके अंदर विजुअली देखने की जो कमी देखने को मिलती है, उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी और सही लेंस लगाने के बाद भी वो सही तरीके से डेली लिविंग के टास्क अगर नहीं कर सकते, कोई चश्मा आपने लगा दिया, ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी वो डेली लाइफ के अगर टास्क वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कुछ जो वर्क उन्हें डेली के अंदर करना है वो नहीं कर पा रहे हैं डिवाइसेस का यूज करने के बाद भी, तो ऐसे पर्सन को पर्सन विद लो विजन के अंदर रखा जाएगा।
नेक्स्ट आता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो कंडीशन है जिसके अंदर एक पर्सन को दोनों कानों से 60 dB या उससे ज्यादा सुनने की उसकी अगर क्षमता है, रेंज है, तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन के अंदर जो है 3 कंडीशन दे रखी हैं। 3 कंडीशन के अंदर अगर वो सफर कर रहा है किसी एक में भी तो उसे लेप्रेसी क्योर्ड में रखा जाएगा कंडीशन में। सबसे पहली है, अगर किसी पर्सन को हैंड में या फीट में सेंसेशन की प्रॉब्लम है या फिर नसों की कमजोर होने की वजह से वो देख नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन वाले बच्चे को या पर्सन को लेप्रेसी क्योर्ड में रखा जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर किसी पर्सन को डिफॉर्मिटी है यानी बॉडी के अंदर नुकसान है या नसों के कमजोर होने की वजह से देखने में, सुनने में दिक्कत है, तो लेकिन वो मूव कर पा रहा है, अपने हैंड को, फीट को कर पा रहा है, लेकिन अगर वो डेली लाइफ एक्टिविटी करने में पूरी तरीके से एबल नहीं है, अनेबल है, तो वो भी लेप्रोसी क्योर्ड में काउंट होगा। इसके अलावा जो है तीसरी कंडीशन है, अगर उसे फिजिकल डिफॉर्मिटीज बहुत सारी है या ज्यादा है, एज के साथ बढ़ रही है, वो किसी तरीके के ऑक्यूपेशन करने में जो है उसे दिक्कत हो रही है, वो कमा नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन भी जो है लेप्रेसी क्योर्ड के अंदर ऐसे पर्सन्स को काउंट किया जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो कंडीशन है जिसके अंदर जो है बोन, ज्वाइंट, मसल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, लिम्स को जो है सही तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे आप। जिस तरीके से आपने कोई काम करना है, वो काम करते वक्त जो आपकी एक हैंड का मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर रखा जाता है। इसी का ही एक फॉर्म है सर्ब्रल पाल्सी। नेक्स्ट आती है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, ये उससे डिफरेंट होता है। लाइक डिप्रेशन हो गया आपका, या आपका स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, या एग्जाइटी होगी, इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटल इलनेस के अंदर आती है। लेकिन इसके अंदर जो डेफिनेशन सिंपल सी ये दे रखी है, मेंटल इलनेस मीन्स एनी मेंटल डिसऑर्डर, किसी तरीके की भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा, इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट माइंड का, ब्रेन का, और उसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं अब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के अंदर जो नॉर्मल एक पर्सन का एक इंटेलिजेंस होता है वैसा इंटेलिजेंस इन बच्चों के अंदर नहीं दिखाई देता है। यहाँ से शुरू करते हैं हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। पूरा नाम जो है नेशनल ट्रस्ट का एक्ट का क्या है? नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। इसके अंदर जो है 7 डिसेबिलिटीज वो थी, उसके बाद जो है 3 डिसेबिलिटीज और जोड़ी गई हैं एक्स्ट्रा। मेंटल रिटार्डेशन जो है पहले भी थी, इसके अलावा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया है। और ये जो है उसके रिप्लेस में नहीं आया था कि उसको हटा दिया गया, नहीं, उसके साथ ही आया था। तो वो डिसेबिलिटीज भी तब तक जो है कंटिन्यू में भी मान्यता थी, उसके बाद ये जो है 3 और ऐड हो गई हैं। सबसे पहले जो ऐड हुई वो ऑटिज्म हुई। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अनइवन कॉग्निटिव्स जो स्किल है वो दिखाई देती है। प्राइमरी जो इफेक्ट होता है उनका कम्युनिकेशन और सोशल एबिलिटी होती है, और साथ ही साथ उसके रिपीटेटिव बिहेवियर या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है वो नजर आते हैं। अनइवन जो है स्किल का मतलब होता है कि लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर एक बच्चे का मैथ स्किल जो है आप देखेंगे तो अच्छा है, तो उसको एडिशन भी बहुत अच्छा आएगा, सब्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा आएगा, आप काउंटिंग उनसे पूछ लोगे वो भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इन बच्चों के अंदर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक जो चीज है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लाइक एग्जांपल, एक बच्चा है, आप उसे कॉपी पेन दे रहे हैं, उसे आप करने के लिए कह रहे हैं कैलकुलेशन, उसे काउंटिंग नहीं आती है, उसे एडिशन नहीं आता, उसे सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, किसी तरीके का, लेकिन वो कैलकुलेशन जब आप उसे देते हो तो वो बड़ी जल्दी इजिली कैलकुलेटर से भी फास्ट कर लेता है। तो ऐसी स्किल को कहते
कहते हैं अनइवन कॉग्निटिव स्किल। पूरा नाम इसका अनइवन कॉग्निटिव स्किल है, लेकिन इसके अंदर अनइवन स्किल करके लिखा हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर कम्युनिकेशन, ये तो बता ही दिया है कि सोशल इंपेयरमेंट एबिलिटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है। वो रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि आपका बच्चे जो है किसी भी बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, लाइक फ्लैपिंग हो गया, टैपिंग हो गया, या बॉडी की कोई एक मूवमेंट हो गई, उसको पर्टिकुलर बार बार जो मूव करना, क्लैपिंग बजाएंगे तो क्लैपिंग बजाते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, एक ही चीज को फॉलो अप करना। अगर आपने ब्रेकफास्ट में एक चीज दी है तो उसे कंटिन्यू जो है वो बनाए रखेंगे कि नाश्ते में वही चीज चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उसे लाइफ में चेंज नहीं चाहिए होता। या आपने जिस स्कूल में आपने लेकर जा रहे हैं उस स्कूल में जो क्लास टीचर जो उसको पढ़ा रही है उसे रोज डेली वही चाहिए। अगर किसी दिन वो नहीं आती है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे बिहेवियर को रिचुअलिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है सेरेब्रल पाल्सी। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी था, उसी के अंदर जो है सेरेब्रल पाल्सी की फॉर्म को भी ऐड किया गया है कि वो उसके अंदर आती है। लेकिन इस नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर सेरेब्रल पाल्सी को अलग से रखा गया है और बोला गया है जो सेरेब्रल पाल्सी है नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी ऐसी कंडीशन है जो आगे नहीं बढ़ती। अगर 20% अगर लॉस है तो पूरा साल जो जब तक वो है उसे उतना ही लॉस रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन बोला गया है। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके के नजर आते हैं, अब नॉर्मल मोटर कंट्रोल होता है कि मोटर पे कंट्रोल नहीं होता, कहीं पे भी हाथ पैर जो चले जाते हैं। पोस्चर एबिलिटी जो है वो पुअर होती है, लेकिन ये होता किसकी वजह से, ब्रेन में कोई पार्ट है वो खराब हो गया है या इंजरी हो गया है। प्रीनेटल, पेरीनेटल या इन्फेंट पीरियड के अंदर कुछ भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में किसी तरीके की चोट लग जाना, उसका पार्ट जो है खराब हो जाना या सही तरीके से फंक्शन ना करना, उसकी वजह से ये सेरेब्रल पाल्सी होता है। नेक्स्ट आती है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जो डिसेबिलिटी दे रखी है वही डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर भी है, सेम है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या है, कोई भी दो डिसेबिलिटी या दो से ज्यादा अगर एक पर्सन के अंदर डिसेबिलिटीज दिखाई देती हैं तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाएगा। और ये जो दो डिसेबिलिटीज है, या तो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो दे रखी है 7 डिसेबिलिटी, और 4 जो है आपकी जिसमें से मेंटल रिटार्डेशन सेम है, यानी 3 डिसेबिलिटी, यानी टोटल 10 डिसेबिलिटीज हैं। अगर इनमें कोई दो डिसेबिलिटी होती है 10 में से, या 2 से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट एक्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसका पूरा नाम है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो 27 दिसंबर 2016 के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा इसको साइन किया गया था, पार्लियामेंट में पास किया गया था। और ये जो है एक्ट UNCPRD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। उसी के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो है ये बनाया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और ये जो आया था आपका 13 दिसंबर 2006 के अंदर पास किया गया था UNCPRD एक्ट। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर इस तरीके की डिसेबिलिटीज आपको दिखाई देंगी: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिकी और पर्सन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पाल्सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, hearing impairment disability, muscular dystrophy, acid attack victim, Parkinson disease, multiple sclerosis, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, autism spectrum disorder, chronic neurological condition and multiple disability included deaf। तो ये जो है आपको सारी की सारी डिसेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। टोटल 21 डिसेबिलिटीज इस एक्ट के अंदर है। नेक्स्ट आता है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की यहाँ से
डेफिनेशन शुरू होती है, जिसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है ऐसे पर्सन उसके अंदर इंक्लूड होंगे जो किसी डेली लाइफ एक्टिविटी करने में जिनको दिक्कत होती है, सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते, अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो सेल्फ मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और ये जो रिजल्ट होगा बोन, मसल्स या नर्वस सिस्टम या दोनों की वजह से हो सकता है। ये कंडीशन या तो आपकी जो मसल्स हैं उसमें अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, या स्केलेटन यानी बोन्स के अंदर किसी तरीके की दिक्कत आती है, या नर्वस सिस्टम में दिक्कत आती है, या दोनों की वजह से ये अगर कंडीशन आती है कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो अपनी मर्जी से, या कुछ आपने काम करना है वो नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट जो आता है वो है लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन सेम ये डेफिनेशन हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ी है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेरेब्रल पाल्सी। ये डेफिनेशन हम नेशनल ट्रस्ट में भी देख चुके हैं, माइनर सा डिफरेंस है इसमें। पहले जो है नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन बोला गया था, यहाँ पर जो है नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बोला गया है। बाकी सेम है कि बॉडी मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत देखने को मिलती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है वो एक या एक से अधिक, अगर कोई ब्रेन का एरिया है वो इफेक्ट हुआ है, फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा है या डैमेज हुआ है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जो ब्रेन डैमेज है या तो जन्म से पहले या जन्म के दौरान या आफ्टर शॉर्ट बर्थ में हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है डार्फिज्म की आती है। डार्फिज्म का मतलब है बोनापन। आपने देखी होंगे बोने, जिसको हम लोग बोने के नाम से जानते हैं, तो डार्फिज्म उसको कहा जाता है, पर ये जेनेटिक कंडीशन है। और अगर किसी पर्सन की जो है हाइट 4 फीट और 10 इंच से है या उससे कम है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है हेरिडिटी जेनेटिक मसल डिसीज है, यानी अगर पेरेंट्स को है तो वो जल्दी ही बच्चों में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अंदर जो है मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है या पर्सन है अपनी बॉडी को सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है। जो इंफॉर्मेशन मिलनी है भाई मूव होने की, भाई यहाँ जाना है, इस साइड जाना है, मेरे को हैंड को इस साइड मूव करना है, तो उसमें जो है पर्सन को दिक्कत होती है, वो सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है। और ये जो है कंडीशन जो है ये प्रोटीन, जो मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है वो बनना जो है बंद हो जाता है, उसकी वजह से होता है। या मसल्स जो के अंदर सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और जो हमें एक ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, हमें मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट आता है एसिड अटैक विक्टिम। ऐसे पर्सन जिसके जो वायलेंस का शिकार हुए हैं, या किसी एसिड किसी ने उन पे फेंक दिया है, या किसी तरीके का पत्थर फेंक दिया और काफ़ी उनका डैमेज हो गया है पार्ट, तो ऐसे पर्सन्स को एसिड अटैक विक्टिम के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट की वही 3 कंडीशंस हैं। पहली जो है ब्लाइंडनेस इसके अंदर आता है, जिसकी 3 कंडीशन है, जिसकी पहली हम पहले भी देख चुके हैं, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। सेकंड कंडीशन के अंदर चेंज है, इसके अंदर जो विजुअल इक्विटी है 3/60 या उससे कम, या 10/200 जो है, अगर लेंस के साथ भी अगर ये कंडीशन नजर आती है, यानी 60 मीटर पे जो पर्सन एक देख सकता है वो 3 मीटर पे अगर देख रहा है, और इसी तरीके से अगर कोई पर्सन 200 फीट पे देख पा रहा है, तो जो एक पर्सन है अगर 10 मीटर पे देखता है तो ऐसे पर्सन को ब्लाइंडनेस में काउंट किया जाएगा। और ये जो है इक्वेशन है सेलन चार्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट जो आता है जो एंगल है वो आपका 10 या 10 से कम होता है डिग्री। पहले वाले में 20 था पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ जो है कर दिया गया है 10 डिग्री कर दिया गया है। 10 डिग्री या उससे अगर कम होता है तो उसे
विजुअल इम्पेयरमेंट में काउंट किया जाएगा, यानी ब्लाइंडनेस में, विजुअल इम्पेयरमेंट के ब्लाइंडनेस के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लो विजन। लो विजन के अंदर दो कंडीशन है, अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी एक में भी अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है तो वो लो विजन में काउंट होगा। सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई पर्सन लेंस के लगाने के बाद भी अगर कोई पर्सन 6/18 से 3/60 मीटर तक देख पा रहा है, यानी अगर कोई पर्सन 18 मीटर तक अगर कोई चीज देख पा रहा है, एक नॉर्मल पर्सन, और विजुअल लो विजन वाला उसी चीज को 6 मीटर तक देख पा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन 60 मीटर पे अगर कोई चीज देख पा रहा है और नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल पर्सन अगर 60 मीटर पर देख पा रहा है और वो पर्सन जो है 3 मीटर पे देख पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम लो विजन में काउंट करेंगे। इसी तरीके से ये फीट के अंदर दे रखा है, अगर 60 फीट पे कोई नॉर्मल पर्सन देख पा रहा है तो जो लो विजन वाला है 20 फीट पे वो चीज देखेगा। अगर एक नॉर्मल पर्सन 200 फीट पे देख पा रहा है तो एक नॉर्मल पर्सन जो लो विजन वाला पर्सन है उसी चीज को 10 फीट पे देख पाएगा। ये जो है अगर कंडीशन होती है तो वो लो विजन के अंदर काउंट होगा। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को एंगल में दिक्कत होती है, 40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक के बीच के अगर वो एंगल देख पाता है तो वो आपका किसके अंदर आएगा, लो विजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर सबसे पहले जो है डेफ है। डेफ जो है ऐसा पर्सन जिसको 70 डीबी या उससे ज्यादा का लॉस होता है दोनों कानों से, तो उसको डेफ कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसका मतलब है हार्ड ऑफ हेयरिंग का ऐसा पर्सन जो दोनों कानों से उसे 60 डीबी से 70 डीबी तक के बीच का अगर लॉस होता है तो उसे हार्ड ऑफ हेयरिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसको परमानेंट डिसेबिलिटीज बोला गया है कि इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसकी वजह से जो है अफेजिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है या लैंग्वेज स्पीच में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसका कंपोनेंट रहता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, न्यूरोलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से स्पीच और लैंग्वेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कंडीशन बोला गया है, और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट फंक्शनिंग की लिमिटेशन देखने को मिलती है, और इंटेलिजेंट फंक्शनिंग के अंदर रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज आती हैं, एक्टिविटीज आती हैं। इसके अलावा इन बच्चों में एडेप्टिव बिहेवियर की कमी देखने को मिलती है, और ये एडेप्टिव बिहेवियर डेली लाइफ जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, उसमें अगर अडेप्ट करने की बात आती है तो उनमें देखने को दिक्कत मिलती है। हम बाहर कहीं सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ किसी तरीके का बिहेवियर, अलग सा इन्वायरमेंट मिलता है, हम उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं ढल पाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इन बच्चों में देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हेटेरोजेनेस ग्रुप बोला गया है, और ये ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारी एज के डिफरेंट ग्रुप्स को बोला जाता है, और इसके अंदर जो है ऐसे पर्सन्स को या बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जिसके लैंग्वेज में, रिटन में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बोलने में, और इनको डिफिकल्टी होती है स्पीक, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग के अंदर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसे जो है इंक्लूड किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको हम लोग डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफ्रेक्सिया जैसे, अफेजिया जैसे जो है ग्रुपों के नाम से हम लोग जानते भी हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अभी तक जो हमने डेफिनेशन ऑटिज्म की देखी थी नेशनल ट्रस्ट के अंदर, पहली बार जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर ऐड किया गया है इंडिया के अंदर। इसका जो है न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन इसको माना गया है, और इसका बोला गया है कि फर्स्ट 3 ईयर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिखाई देने लग जाते हैं, और पर्सन के अंदर किस तरीके की डिफिकल्टी
होती है, कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी होती है, कम्युनिकेशन करने की, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की, दूसरों को समझने की। इसके अलावा जो है अनयूजुअल और स्टीरियोटिपिकल रिचुअल्स बिहेवियर जो है देखने को मिलते हैं। इस तरीके के जो है कंडीशन को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला गया है। नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के अंदर जो है थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, जजमेंट लेने में दिक्कत होती है, बिहेवियर इश्यूज आते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से लाइफ को स्पेंड करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में जो कंडीशन होती है उसको मेंटल इलनेस के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन मेंटल इलनेस के अंदर ना मेंटल रिटार्डेशन ऐड है, ना मेंटल रिटार्डेशन के अंदर मेंटल इलनेस। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट जो है डिसेबिलिटीज है। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आई के जो है ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस फंक्शनिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर मेंटल इलनेस में ब्रेन जो है पूरी तरीके से डेवलप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होने की वजह से जो ब्रेन है पूरी तरीके से सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उसको मेंटल इलनेस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है नर्वस सिस्टम डिसीज है। जो एक्सोन है, एक्सोन जो उसके में अराउंड पे मैथिलीन शेड होती है, उसका जो है लॉस होता है, नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो आपस में कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जो है डिसीज होती है। नेक्स्ट आता है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जो है प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी समय के साथ बढ़ने वाली डिसीज है और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है। और इसके अंदर जो है हाथ का कपकपाना या आपका किसी भी एक्टिविटी को बड़ी स्लो करना, मसल्स में रिजिड आ जाना, रिजिड मतलब सही तरीके से मूवमेंट ना हो पाना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और समय के साथ बढ़ती है। तो ये मिडिल एज या ओल्ड पर्सन्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम है मेनली बेंसल गांग्लिया में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। न्यूरोमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोमीटर जो होता है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो भी आपका काम करता है बॉडी के साथ कनेक्शन करने का काम करता है ब्रेन का। तो वो जो है उसकी वजह से टूट जाता है न्यूरोमीटर्स की वजह से। नेक्स्ट आता है ब्लड डिसऑर्डर, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो होता है आपका इनहेरिटेड डिसीज है, यानी आगे ट्रांसमिटर होने वाली, आगे बढ़ने वाली डिसीज है, यानी मदर्स को है तो आगे बच्चों को होगी। इसके अलावा जो है इसके अंदर देखने को मिलता है कि वुमेन्स को अगर होती है, लेकिन वुमेन से आगे जो है मेल के अंदर ज़्यादा ट्रांसमिटेड होती है, ना कि गर्ल्स के अंदर। और इसके अंदर जो है नॉर्मली जो हम ब्लड बहता है उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है। जो कोटिंग जो है वो जमने इसके अंदर जो है लॉस होता है इन पर्सन्स को कि कोटिंग ऊपर नहीं जम पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है छोटे से कट लगने के बाद भी। नेक्स्ट आता है थैलासीमिया। थैलासीमिया भी एक इनहेरिटेड डिजीज है, लेकिन इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी ब्लड का जो अमाउंट होता है उसकी कमी होती है। और ये जो है ब्लड बनना कम हो जाता है ऐसे पर्सन्स के अंदर, उन्हें टाइम टू टाइम जो है ब्लड की बॉटल्स देनी पड़ती हैं। तो ऐसे पर्सन्स को थैलासीमिया कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है। सिकल सेल डिसीज जो है आपका रेड ब्लड सेल डिसीज है। इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल जो है इस आरी की तरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते सही तरीके से, और मूव ना करने की वजह से जहाँ जहाँ ये नहीं पहुँच पाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। ऑर्गन जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है जहाँ पे ये रेड ब्लड सेल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बनने के जो है रिलीज होने में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसीज देखने को मिलती है। लास्ट डिसेबिलिटी है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक कंडीशन जब कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही पर्सन के अंदर दिखाई देती है तो ऐसे पर्सन को मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर बोला गया है इंक्लूडिंग डफ ब्लाइंडनेस जो है आपका दो पर चीजें हो गई, एक डफ हो गया और एक ब्लाइंडनेस हो गया, दो कंडीशन हो गई तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी का, लेकिन उसका जो असर है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोग्राम में देखने को मिलता है। ऐसे जो पर्सन्स हैं जिनको दो कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन कहाँ है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो 21 डिसेबिलिटीज दे रखी हैं, 21 नहीं, 21 तो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई, 20 जो डिसेबिलिटी दे रखी हैं उसके अंदर अगर कोई दो या दो से अधिक यानी मोर देन वन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, तो दो या दो से अगर अधिक हो जाती है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी डेफिनेशंस खत्म होती हैं। उम्मीद है आपको सभी डेफिनेशंस जो हैं समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर किसी तरीके की आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगी। आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।